बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ईरान ने जवाबी हमला कर दिया है और ये भरपूर जवाबी हमला है इसराइल के ऊपर। इसराइल ने जो अटैक किया था ईरान पे वो बड़ा खौफनाक था। उसमें ईरान के 4 बड़े जर्नल्स मारे गए थे, 6 बड़े कीमती साइंसदान जो हैं वो भी शहीद हो गए थे और बड़ी खौफनाक सिचुएशन थी। एक बड़ा मायूसी वाला दिन था ईरान और उसके हमायतियों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसराइली इंटेलिजेंस ने जो इतलात फराहम की उनके बाद जो अटैक किया गया, ईरान इस किस्म का जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कभी भी कि इतना बड़ा उनके लिए मुश्किल वक्त आ जाएगा कि उनके मिलिट्री जनरल्स मारे जाएंगे, ख़ास तौर पे उनके आर्मी चीफ, फिर पासदारान इनकलाब के जो सरबराह हैं वो भी, और दीगर 2 बड़े इंपॉर्टेंट जनरल्स, बड़े कीमती साइंसदान, और फिर उनकी एटमी तनसीबात के ऊपर अटैक। ये सारा बौखला देने वाली चीज़ें थी और बड़ी खौफनाक चीज़ें थी। लेकिन ईरान को दाद देनी पड़ेगी। दाद इसलिए देनी पड़ेगी कि इतने बड़े अटैक के बाद, देखिए पाकिस्तान के ऊपर जब इंडिया ने अटैक किया तो वी वर एक्सपेक्टिंग, हमें पता था कि ये हमला होना है। हमारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी कह रहा था, हमारा वजीर दिफा भी कह रहा था कि इंडिया ने करना ही करना है। इनको इस बात का आइडिया था। फिर इंडिया ने अटैक किया तो हम उसे रोक तो नहीं पाए। इंडिया ने मसाजिद को निशाना बनाया, सिविलियन को निशाना बनाया और अपना टारगेट अचीव किया और भाग गया। तो हमें जवाब देने में 4 से 5 दिन लग गए थे। पाकिस्तान को जवाब देने में 4 से 5 दिन लग गए थे। हालांकि हमारी पूरी फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज थी, सलामत थी। हमें 4 से 5 दिन लगे जब हमने इंडिया को जवाब देना शुरू किया और फिर जवाब दिया। लेकिन दूसरी जानिब जब आप ये देखते हैं कि ईरान के अंदर इतनी बदतरीन सूरत हाल है कि उनका आर्मी चीफ शहीद हो गया है, पासदारान इनकलाब का जो चीफ है वो भी शहीद हो गया है, दीगर जो उनके इंपॉर्टेंट जनरल्स हैं वो भी शहीद हो गए हैं, उनके साइंसदान मारे गए हैं, स्ट्रेटजी बनाने वाले बड़े इंपॉर्टेंट लोग मारे गए हैं। इसके बावजूद 24 घंटों से पहले ईरान ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। ईरान ने जवाब क्या दिया ये मैं आपको बता देता हूं। ईरान की जानिब से मिसाइल अटैक किए गए हैं और ये मिसाइल अटैक ईरान ने किए हैं इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में। जो मेन जगह अभी तक हमें पता चली हैं उनके अंदर तिल अल-बैब में अटैक किया गया, वजारत दिफा पे अटैक किया गया, फौजी तनसीबात के ऊपर अटैक किया गया, वजारत मईशत जो है वो इसराइल की उसके ऊपर अटैक किया गया, हीफा के कुछ इलाके वहाँ पे अटैक किया गया। ईरान ने इसराइल के मुतअद्दिद इलाकों पे, ऐसों पे अटैक किया है जहाँ पे इसराइल के हसास जो है वो करार दिए गए वो इलाके हैं, वहाँ पे ईरान ने अटैक किया। गैस का प्लेटफॉर्म है समुद्र में, उसके ऊपर भी ईरान ने अटैक किया है। अब बहुत सारे लोग ये प्रोपेगेंडा करते रहे हमेशा ईरान के खिलाफ कि ये इसराइल की प्रॉक्सी है और जो ईरान जो है वो इसराइल के साथ मिला हुआ है। इस किस्म की बातें बहुत सारे लोग करते रहे। हमारे यहाँ शिया सुन्नी फसाद भी चलता है ना। एक तो बहुत बड़ी डिवाइड है मुसलमानों के अंदर ये शिया सुन्नी फसाद को लेकर। हालांकि गैर मुस्लिम ऐसे नहीं देखते हमें, वो देखते हैं सारे मुसलमान मारो, इनको रल के मारो, यानी उनके दिमाग में ऐसे चलता है। यहाँ पे ज़रा ये फसाद भी चलता है और लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए जो है वो एक डिवाइड पैदा करके रखते हैं। लेकिन आज मेरे ख्याल में सबको ये जवाब मिल गया होगा कि इसराइल में और ईरान में जेन्युइनली एक लड़ाई चल रही है, बड़े लंबे अरसे से चल रही है। ईरान जो है वो अपनी सपोर्ट के ज़रिए से, कहीं ना कहीं तंजीमों के ज़रिए से इसराइल के साथ एक लंबी लड़ाई के अंदर है बड़े अरसे से, और अब ये एक बराह रास्त जंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। पहले इसराइल ने अटैक किया, बड़ा खौफनाक अटैक था, उनकी इंटेलिजेंस बड़ी कामयाब थी, उन्होंने बड़े टारगेट अचीव किए। लेकिन इतने बड़े टारगेट अचीव करने के बाद शायद इसराइल भी ये नहीं सोच सकता था कि ईरान इतनी जल्दी रिटेलिएट करेगा और इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ रिटेलिएट करेगा। ईरान ने किया यह है कि इसराइल के इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर अटैक किया। इसके मनाज़िर आप देख लें, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर फैले हुए नजर आ रहे हैं कि बड़ी तेजी से आते हैं बम, वो गिरते हैं। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में तिल अल-बैब पूरा का पूरा धमाकों से गूंज रहा था। आयरन डूम जो सिस्टम है, हमने जो विजुअल्स हमने देखे अब तक, मैंने उसमें बहुत सारे जो ईरानी हथियार हैं उन्हें हवा के अंदर नाकाम बनाया इस सिस्टम ने। लेकिन बिलाखिर एक सिस्टम एक लेवल तक की डिफेंस कर सकता है ना। फिर जो आपके बहुत तेज रफ्तार मिसाइल्स हैं वो सारे नहीं रोके जा सकते। तो फिर ईरानी मिसाइल जाके अपने टारगेट्स पे गिरना शुरू हो गए और फिर बहुत बड़े पैमाने पे वो अपने टारगेट्स पर आकर गिरे हैं, जिसके नतीजे में इसराइल के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये हमले कहाँ कहाँ हुए ये मैंने आपको बता दिया। ईरान को दाद देनी पड़ेगी कि 24 घंटे से पहले उन्होंने अपने औसान ख़ता होने की बजाय अपने आप को संभाला और फौरी तौर पे अपनी मुतबादल क़यादत को खड़ा किया, फौरी तौर पे फैसला किया और फौरी तौर पे रिटेलिएट किया।
इसकी तो ईरान को दाद देनी पड़ेगी और बड़ा भरपूर हमला ईरान ने किया। उनका दावा अभी कुछ और भी ईरान ने दावे किए हैं कि वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े सरप्राइज हैं इसराइल को और इसराइल के हमायतियों को। उनकी तरफ से ये दावे हो रहे हैं ईरान की जानिब से। वो क्या करते हैं आने वाले वक्त में, इसराइल इसके मुकाबले में क्या करता है, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन दोनों मुल्कों में सूरत-ए-हाल क्या है, इसका आप जायजा ले लें। देखिए, दोनों मुल्कों के अंदर मिसाइल आकर गिर रहे हैं। दोनों मुल्कों के अंदर जो है वो इस वक्त जानें ज़ाया हो रही हैं। यानी जो इंफॉर्मेशन आई है ईरान के मीडिया की जानिब से कि 70 से ज़ायद लोग शहीद हुए हैं। जो इंफॉर्मेशन आ रही है इसराइल से, वहाँ ज़ख्मियों की इतलात आ रही है। जो लोग वहाँ मारे गए उसके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं है। लेकिन दोनों तरफ बड़ा फ़र्क है। ईरान में जो लोग शहीद हुए इसके बावजूद लोग सड़कों पर निकले हुए, लोग जश्न मना रहे हैं, अपनी फोर्सेज और अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं कि खड़े हो, लड़ो, इनके साथ मुकाबला करें, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान में एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का जंगी माहौल बना हुआ है पूरे ईरान के अंदर। मसाजिद के ऊपर उन्होंने सुर्ख झंडे लगा दिए हैं, हर तरफ जो है वो दुआएं की जा रही हैं, हर तरफ जो है वो उनके जंगी नगमे चल रहे हैं। तो पूरी एक जंग की फिजा ईरान के अंदर बनी हुई है। इसराइल के अंदर जब आप मनाजिर देखते हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो मनाजिर हम देख भी रहे हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि एक जगह पे गैदरिंग थी इसराइलियों की बहुत बड़ी, जैसे ही ईरान ने अटैक किया तो फिर भगदड़ मच गई। वो मनाजिर सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा था और लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो मनाजिर हैं ये उस वक्त के हैं जब ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया। ये उस वक्त के मनाजिर हैं कि लोगों में भगदड़ मची है, लोगों ने एक दूसरे को भी नहीं देखा, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भागते हुए निकले हैं कि हम किसी तरह अपनी बैरक्स के अंदर घुस जाएं। ये ज़ेरे ज़मीन बंकर बने हुए हैं इसराइल के अंदर। इसराइल ने अपने तमाम इंपॉर्टेंट शहरों के अंदर ज़ेरे ज़मीन बंकर्स बनाए हुए हैं और ये बड़े लंबे अरसे से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इन बंकर्स के विजुअल्स अभी हमने देखे हैं आज कि जो इसराइली इनके अंदर मुंतकिल हुए हैं फौरी तौर पे, तो अंदर से विजुअल्स आए हैं, बाहर अटैक हो रहा है तो ये लोग कंक्रीट के बने हुए बहुत बड़े बड़े बंकर्स जो ज़मीन के अंदर नीचे हैं, उनके जो पिलर्स हैं वो अगर आप देखें तो वो पिलर्स को देख के ऐसा लगता है कि जैसे पूरी इमारत है। एक एक पिलर जो है वो 10-10 फुट 12-12 फुट चौड़ा उसके अंदर पिलर है और बहुत बड़े बड़े डायामीटर के पिलर्स हैं जो बनाए गए हैं। तो बड़ा मजबूत कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना के उसके नीचे वो अपने लोगों को महफूज करते हैं। तो एक तरफ ईरान के मनाज़िर हम देख रहे हैं, लोग खुले मैदानों में सड़कों में निकल आए और बाहर आकर अपनी फ़ौज को, अपने लोगों को बकअप कर रहे हैं और अपनी हुकूमत को कह रहे हैं कि ठीक है आप अटैक करें, हम आपके साथ खड़े। दूसरी तरफ जो इसराइली शहरी है वो फौरी तौर पे जो बाहर मौजूद थे वो उन्होंने भगदड़ मची, वो भागे हैं वहाँ से और उसके बाद वो अपने अपने बंकर्स के अंदर चले गए। बंकर्स के जो अंदर के मनाज़िर मैंने देखे वो बड़े हैरानकुन है। इन्होंने अंदर ऐसा ज़बरदस्त बंदोबस्त किया हुआ है और जो चीज़ें उसके अंदर हैं जो मैंने देखा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो अंदर एसी चल रहे हैं, यानी ये गर्मी का मौसम है, इसके बावजूद अंदर एसी चल रहे हैं, तो गर्मी वर्मी कोई नहीं है अंदर। बंकर्स के अंदर नीचे प्रॉपर इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है, बिजली का बंदोबस्त किया हुआ है कि उन्हें वहाँ लाइट मिल रही है, बिजली मौजूद है, उनका इंटरनेट भी चल रहा है, उनके मोबाइल फ़ोन्स भी काम कर रहे हैं, उनके टेलीफोन तारों वाले भी लगे हुए हैं। तो उन्होंने अपने बंकर्स के अंदर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी का बंदोबस्त किया हुआ था। बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट भी है, बच्चे झूले वूले ले रहे हैं, चला रहे हैं और वो अंदर ही बंकर्स के अंदर ही। ये जनाब इसराइल की सूरत हाल है। ये लोग बाहर निकल के अपनी फ़ौज को बकअप नहीं कर रहे, देख नहीं रहे जंग को, ये अंदर चले गए नीचे अपनी जान बचाने के लिए। खाना पीना भी अंदर दस्तयाब है, लोग खा पी रहे हैं, आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ उनके नगमे हैं वो गा रहे हैं, कुछ लोग कोई रक्स है वो कर रहे हैं। बच्चों की इंटरटेनमेंट भी हमने उसके अंदर देखी, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इसराइल का और ईरान का दोनों का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो अपनी जान बचाना चाहते हैं और बंकर्स के अंदर चले जाते हैं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं और बाहर आकर अपनी फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां पे क्योंकि दोनों मुल्कों का बॉर्डर साथ नहीं है, ईरान को जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि ईरान का और ये इसराइल का बॉर्डर साथ नहीं है। अगर बॉर्डर साथ होता ईरान का इसराइल के, तो आज सूरत हाल कुछ और होती, बल्कि बहुत पहले ही बदल गई होती। लेकिन ईरान ने टक्कर दी है इसराइल को, ये बात सच है। बाकी कोई अरब मुल्क ये इस लेवल तक नहीं आया या उसने ये काम नहीं किया, लेकिन ईरान ने इसराइल को टक्कर दी है और फौरी तौर पे वापस जवाबी कार्रवाई ईरान की जानिब से की गई है। हालांकि उर्दन ने बीच में ईरान के कुछ जो ड्रोन्स जा रहे थे उनको नकारा किया। अब इसराइल की जानिब से आते हैं तो वो कुछ नहीं कहते, इसराइल उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल करता है तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जब ईरान उसी एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो फिर उन्हें शायद बुरा लगता है और वो उसको रोकते हैं। और यही है जो एक इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम नहीं हो पा रहा उन मुल्कों के दरमियान जो इसराइल
के खिलाफ बात करते हैं, फ़लस्तीन के हक में बात करते हैं, तो वो बात ही करते हैं, प्रैक्टिकली इकट्ठे नहीं हो पाते। अब ईरान ने ये अटैक कैसे किया, ये एक बड़ा सवाल है। ईरान ने जो हमला किया है ना, इसमें उन्होंने अपनी सबमरीन भी इस्तेमाल किए हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं वो बहुत लॉन्ग रेंज नहीं है, यानी चंद मिसाइलों के अलावा ईरान के जो ज़्यादा मिसाइल्स हैं उनकी रेंज कम है। वो बड़े अच्छे मिसाइल्स हैं, बड़े एक्यूरेट जाते हैं, लेकिन उनकी जो रेंज है वो इसराइल तक नहीं जाती, क्योंकि 2200-2300 किलोमीटर इसराइल दूर है। तो जो 1500 किलोमीटर वाला मिसाइल है वो वहां तक जा तो नहीं सकता। तो इसमें ईरान ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है, वो समंदर के रास्ते गया, वो करीब पहुंचता है इसराइल के, और अपनी जो सबमरीन्स हैं उनके जरिए से वो नीचे से उसने लॉन्च किए मिसाइल्स और वो जाकर इसराइल में गिरे हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है जिसके जरिए से ईरान ने अपने मिसाइलों को इसराइल तक पहुंचाया। और दूसरा, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो तो जा ही रहे हैं, ड्रोन्स हैं वो भी जा रहे हैं। अब ईरान ने यह दावा किया है कि आने वाले वक्त में वो और बड़े सरप्राइज देगा इसराइल को और उसके इत्तेहादियों को। ईरान क्या कर सकता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जो अनकन्फर्म्ड है। मैं आपको यह बता दूं कि जंग का माहौल है, दोनों जानिब से मुबालगा आराई होगी, दोनों जानिब से बढ़ा चढ़ा के चीजें बताई जाएंगी, दोनों जानिब से प्रोपेगेंडा भी होगा, दोनों जानिब से ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी जिसकी हम तस्दीक नहीं कर सकेंगे क्योंकि जंग का माहौल है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये कहा जा रहा है कि चाइना और रशिया जो है वो ईरान की मदद कर रहे हैं, और ये पहले भी ईरान की मदद करते रहे हैं, क्योंकि दूसरी जानिब अमेरिका की मदद हमेशा इसराइल के साथ होती है। तो ये ऑब्वियस है कि चाइना और रशिया, क्योंकि इनके साथ ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ईरान के चीन के साथ ताल्लुकात बड़े मिसाली हैं, और ईरान के रशिया के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो इन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए ईरान जो है वो इनसे मदद ले सकता है। और कुछ इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि कुछ मिसाइल्स ऐसी ईरान को फराहम की गई हैं जो आने वाले वक्त में एक बड़ा सरप्राइज बन सकती हैं इसराइल के लिए या इसराइल के इत्तेहादियों के लिए। सोशल मीडिया पे सारे पाकिस्तानी ईरान के साथ खड़े, बड़ी ताकत के साथ खड़े, चंद लोगों को छोड़कर, कोई पागल ज़हनियत भी होती है लोगों की, कोई बेवकूफ़ लोग भी होते हैं, वो अजीबोगरीब किस्म की बातें भी करते हैं। लेकिन देखें, एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है, जब उनके लोगों के ऊपर मुश्किल वक्त आएगा तो नॉर्मल लोग जो है वो उस मुल्क के साथ ही खड़े हो जाएंगे, ये ऑब्वियस है। तो पाकिस्तान के लोग जो हैं उन्होंने ईरान के साथ खड़े होना था, ये ऑब्वियस चीज़ थी, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो इसराइल जाके हमेशा इंडिया के साथ खड़ा हो जाता है, उनको सपोर्ट करता है। अभी नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया आज कि नेतन्याहू के साथ उनकी बात भी हुई है, तो ये ऑब्वियस था कि वो बात करेंगे आपस में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आगे कहा जी मैं चाहता हूं कि खित्ते के अंदर अमन हो जाए, तो वो गोल मोल बात की है। लेकिन हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है, और इंडियन सपोर्ट इसराइल के साथ रहती है, जो भी कार्रवाई इसराइल करता है उसमें। अब इंडिया को उन्होंने अगर कॉल किया है तो वो कोई ना कोई सपोर्ट तो हासिल करेंगे। इसमें एक दो चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान बीच में आ गया है, क्योंकि नेतन्याहू के कुछ स्टेटमेंट्स इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रहे हैं। वो स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन एक खबर और है, और यह बहुत बड़ी खबर है। यह खबर यह है कि F-35 ये अब तक का सबसे बेहतरीन तैयारों में से एक है अमेरिका का। अमेरिकन फ्लीट में बहुत बड़ी तादाद में तैयारे हैं। F-16 के बाद जो तैयारा बहुत मकबूल हुआ अमेरिका का वो F-35 है, और ये F-16 से बहुत बेहतर है, 5th जनरेशन तैयारा है। इसके मुकाबले में चाइना कुछ तैयारे बना रहा है, इसके मुकाबले में तुर्की भी तैयारे तैयार कर रहा है, पाकिस्तान ने कुछ तैयारे दुनिया से खरीदने का फैसला भी किया है, रशिया भी इसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी जो दस्तयाब तैयारे हैं उनमें जो सबसे मकबूल तैयारा दुनिया में है वो F-35 है। ये अभी तक गिरा नहीं है, जैसा कि राफेल कभी नहीं गिरा था। राफेल तैयारा कभी नहीं गिरा था, पाकिस्तान ने पहली मरतबा राफेल तैयारे को गिराया था, और ये पाकिस्तानी पायलट्स को या पाकिस्तानी एयरफोर्स को इसका सहरा उनके सर जाता है। तो इसी तरह आज तक ये तैयारा नहीं गिरा F-35। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है, ना सिर्फ ईरानी मीडिया ने बल्कि अब कुछ रशियन मीडिया भी यह दावा कर रहा है कि ईरान ने F-35 तैयारे गिरा दिए। क्या वाकई ईरान ने F-35 तैयारे गिराए हैं? दो तैयारियों के बारे में यह दावा किया जा रहा है। देखिए, तैयारा इससे पहले गिरा नहीं है, सिर्फ 4 हफ्ते पहले एक खबर आई थी, और वो ये खबर आई थी कि यमन के अंदर जो हौसी हैं, जिन्हें वो बागी कहते हैं, वो लोग हौसी बागियों ने 7 ड्रोन्स गिरा दिए थे अमेरिका के, जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं, और ये $30 मिलियन एक ड्रोन की कीमत थी। और साथ ही ये भी लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स ने, मैं आपको कहीं और से नहीं बता रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं,
उन्होंने लिखा था कि उस वक्त F-16 और F-35 भी तकरीबन गिरने के करीब पहुंच गए थे, तो इसलिए अमेरिका ने वहां पे अपना ऑपरेशन महदूद किया और वहां से वो निकले थे। लिहाजा ऐसा नहीं है कि तैयारे गिर नहीं सकते, 4 हफ्ते पहले भी ये गिरते गिरते बचे हैं। लेकिन अब ईरान दावा कर रहा है कि उन्होंने 2 F-35 गिराए हैं। ईरान इन्हें कैसे गिरा सकता है? क्या अपने एयरफोर्स के जरिए गिरा सकता है? तो जवाब है कि नहीं। ईरान के पास जो एयरफोर्स है उसके तैयारे बहुत पुराने हैं और उनके पुर्जे भी अवेलेबल नहीं है। ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, वो पुर्जे भी खुद ही तैयार करता है, बड़ी मुश्किल से उनकी एयरफोर्स जो है वो गुजारे वाला काम करती है। लिहाजा ईरान अपने तैयारों के जरिए तो नहीं गिरा सकता F-35 को। तो जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए से दावा किया गया है कि जो एयर डिफेंस का जो मिसाइल सिस्टम है उससे 2 F-35 तैयारे गिराए गए हैं। ये दावा ईरान ने भी किया है, ये दावा रशिया ने भी किया है। और अगर ये दावा सच्चा है, और ये F-35 तैयारे कोई अमेरिकन पायलट नहीं उड़ा रहे थे, ये F-35 तैयारे अमेरिका बेचता भी है और कुछ मुल्कों को उन्होंने बेचे हैं, जैसे कि UAE के पास भी हैं, ये इसराइल के पास भी हैं, गालिबन ये सऊदी अरब के पास भी हैं। तो इन तैयारों को गिराया है, 2 तैयारों को ईरान ने, और अगर उन्होंने गिराया तो ईरान ये दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा जिन्होंने F-35 तैयारे को गिराया है। पाकिस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने राफेल तैयारे को गिराया है। और रशियन मीडिया भी ये दावा कर रहा है, ईरानी मीडिया भी ये दावा कर रहा है। तो हम इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि तैयारे गिरने का मामला है, छुपना तो है नहीं। ये आने वाले वक्त में आपके सामने आ जाएगा कि कितने तैयारे गिरे, कैसे गिरे, किसने गिराए और किस जगह पे गिरे और तरीक़ेकार क्या था, ये आपको पता चल जाएगा। नाज़रीन, बीच में पाकिस्तान का जिक्र भी आ गया और वो ऐसे आया कि नेतन्याहू के 2 स्टेटमेंट्स हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। और एक स्टेटमेंट तो बिल्कुल नया लगता है और एक स्टेटमेंट कुछ पुराना है, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान को लेकर के इसराइल इस वक्त भी क्या सोच रहा है और इसराइल की जो बुनियादी सोच है वो है क्या। देखिए, एक तो नेतन्याहू ने यह कहा इंटरव्यू देते हुए कि माजी में पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने देना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हम पाकिस्तान को रोक सकते थे, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी या सुनहरी मौका हमारे पास ये था कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनने से हम रोकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमसे गलती हो गई और अब हम ये गलती ईरान की दफ़ा नहीं दोहराएंगे, ईरान को हम एटमी कुव्वत बनने से रोकेंगे। अब ये इजराइल क्यों कह रहा है, इसको ज़रा समझिए। 98 में आप वापस चले जाना, तो पाकिस्तान जब एटमी कुव्वत बन रहा था तो उस वक्त ये खतरात वाकई में मौजूद थे कि पाकिस्तान पे अटैक हो सकता है और इंडिया और इसराइल की जानिब से पाकिस्तान पे हमला हो सकता है और फिर पीछे सपोर्ट वही सारी होगी जो रोकना चाह रहे थे। अमेरिकन सपोर्ट तो ऑब्वियस है कि वो मिलेगी। तो इसमें पाकिस्तान को उस वक्त नहीं रोका, ये वो कहते हैं जी हमारी एक बहुत बड़ी गलती है कि हमने पाकिस्तान को नहीं रोका और पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया। अब इस वक्त वो कहते हैं जी हम ये नहीं होने देंगे। और इस पर एक स्टेटमेंट और है जो नेतन्याहू का, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है। उसमें वो कहता है कि इस्लामी मिलिटेंट्स रिजीम को एटमी हथियार मिल जाए, इस मसले से हम डील कर रहे हैं या इसका सामना कर रहे हैं। ये हमारा एक अजीम मिशन है कि इससे पहले कि इस्लामिक जो मिलिट्री या मिलिटेंट्स रिजीम है उनको एटमी हथियार मिल जाए या एटमी हथियार उनके पास पहुंच जाए। तो इसमें पहले नंबर पे वो कहते हैं जी जो खतरा है वो ईरान है और दूसरे नंबर पे वो कहते हैं जी पाकिस्तान है, क्योंकि अगर इन बुनियाद परस्त हुकूमतों के पास एटमी हथियार हुए, ये पाकिस्तान और ईरान की हुकूमतों को बुनियाद परस्त हुकूमतें कह रहे हैं, अगर इनके पास एटमी हथियार हुए तो ये मुमालिक उन रूल्स या कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे जिन्हें 7 दहाइयों से दुनिया फॉलो करती चली आ रही है। अब देखें ना, एटमी कुव्वत तो अमेरिका भी है, चीन भी है, रशिया भी है और मुमालिक भी हैं, बहुत सारे यूरोप में भी है, कोरिया के पास भी है। उनके बारे में ऐसी बात नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के बारे में, ईरान के बारे में इनका ये कहना है कि ये वो मुमालिक हैं जो रेडिकल, उनको रेडिकल कहते हैं, बुनियाद परस्त ये हुकूमतें हैं और ये जनाब दुनिया में बदअमनी का बायस बन जाएंगे, वो ये क्लेम करते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने अमन के लिए दुनिया में हर जगह काम किया है। जहां अमन की बात आई पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा है, चाहे वो आलमी फोर्सेज हैं, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन है, हर जगह में पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया है। लेकिन ईरान के बाद वो पाकिस्तान के ऊपर भी या पाकिस्तान की एटमी सलाहियत के ऊपर भी नजर रख के बैठेंगे, ये इस स्टेटमेंट से बड़ा वाज़ेह हो जाता है। यानी स्टेटमेंट ये बता रही है नेतन्याहू की कि वो एक तरफ तो ये देख रहे हैं ना इजरायली कि ईरान को टैकल करना है, उनकी एटमी सलाहियत को खत्म करना है, वो कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ईरान ने बड़ा तगड़ा जवाब दे दिया है। अब तो सिचुएशन एक वॉर की तरफ चली गई है
देखना यह है कि जो वो करना चाहते थे क्या वो कर पाएंगे या ईरान को रोक पाएंगे। हाँ, उन्होंने कुछ उनके साइंटिस्ट शहीद कर दिए हैं, कुछ बड़े जर्नैल मार दिए हैं, लेकिन 24 घंटे में ईरान का वापस जवाब देना यह बताता है कि इससे ईरान को उसके मिशन से शायद रोका नहीं जा सका। लेकिन जब भी ईरान के साथ वो डीलिंग करेंगे तो फिर पाकिस्तान के साथ डीलिंग करेंगे, ये ऐसा लगता है, क्योंकि फिर एक ही खतरा उनके लिए रह जाएगा, बकौल उनके, जिसको वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान है। तो अब पाकिस्तान को तो इसको एक धमकी के तौर पे लेना चाहिए, इसके ऊपर हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बताए जनाब कि वो क्या सोचती है इसराइल के बारे में। अपना स्टेटमेंट तो देते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर ये आमना सामना हो जाता है पाकिस्तान का और इसराइल का, तो उस वक्त इसराइल को अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान क्या बला है। पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी चीज़ों में वहाँ तक पहुँच गया है जहाँ तक इसराइल सोच भी नहीं सकता, और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत जो है वो बहुत मजबूत है, ईरान के मुकाबले में तो बहुत मजबूत है। लेकिन ईरान ने बड़ी जुर्रत का सबूत दिया, ये बात हमें सबको माननी पड़ेगी। एक और चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ नाज़रीन, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इस वक्त क्या कर रही हैं, उन्हें मुसीबत पड़ी हुई है। वजह यह कि आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं, वहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो उनके खिलाफ एहतजाज करने आ रहे हैं, और यहाँ एजेंसियाँ जो हैं वो, मुझे बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बताया जनाब हमारे घर वालों को हरासा किया जा रहा है पाकिस्तान में, उनको दबाव डाला जा रहा है, हमें पैगाम भिजवाए जा रहे हैं कि खबरदार अगर आसिम मुनीर साहब के खिलाफ आपने एहतजाज किया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये मकसद, उन्होंने कहा ये मकसद ये है कि पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब ही रिस्पॉन्सिबल है उनके बकौल कि ये सारा कुछ किया उन्होंने, ये मैंडेट चोरी हुआ है, जो अदलिया का हाल है, जो मीडिया का हाल है, जो पाकिस्तान की मईशत का हाल है, जो पाकिस्तान के अंदर चोरी की हुकूमत बैठी हुई है, जो पाकिस्तान के इक़्तिदार पे कब्जा हो गया है, ये सारा कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया, और इसके खिलाफ हम एहतजाज करना चाह रहे हैं, और हम अपना एहतजाज करने में हक बजानिब है, क्योंकि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है तो हमारा एहतजाज करना बनता है, और हमारे साथ जुल्म जबर और फस्तायत हो रही है, इंसानी हकूक़ की पामालियां हो रही हैं तो हमारा एहतजाज करना बनता है। और अब जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर इस एहतजाज को रोकने की कोशिश की जा रही कि जिसका जो रिश्तेदार पाकिस्तान में रहता है उसे तंग किया जाए। अब अगर तो यह एहतजाज कामयाब होता है और एक बड़ा एहतजाज होता है तो याद रखिएगा इसके असरात आएंगे आसिम मुनीर साहब की जॉब के ऊपर भी, और उनका इस वक्त जो एक स्टेचर है उसके ऊपर भी इसके असरात आएंगे। लेकिन अगर यह एहतजाज कामयाब नहीं होता तो इसका उन्हें फ़ायदा भी होगा। तो इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे वहाँ पे एम्बेसी है, पॉलिटिकल क़यादत है, बाकी लोग हैं, या इसके अंदर इन्वॉल्व है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस एहतजाज को नाकाम बनाया जाए। लेकिन अभी तक तो ओवरसीज पाकिस्तानी दावा करते हैं कि हम बड़ी तादाद में आएंगे। तो देख लेते हैं जनाब आज का दिन एहतजाज का है, वहाँ पे क्या होता है मैं आपको रिपोर्ट करूँगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।